बच्चों, फिर से एक बार आपका इतिहास की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 इतिहास के साधन के विषय में पढ़ा था। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, इसे आप देख लीजिएगा। आज का हमारा पाठ है भारत 1960 के बाद की घटनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। 1950 में भारत का संविधान निर्मित हुआ, जिसके बाद से भारत एक प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारत के समक्ष स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारी समस्याएं थी, जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी था। तो आज के पाठ में हम स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष आने वाली समस्या, क्या क्या विकास कार्य हुए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम 1960 का दशक, 1970 का दशक, 1980, 1990 के दशक के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस काल में, इस टाइम पीरियड में भारत को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन विकास कार्य को करने में सफलता प्राप्त हुई, कौन से कार्य हमारे सफल नहीं हो पाए। चलिए अब हम विस्तार से इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 2, भारत 1960 के बाद की घटनाएं। वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1950 में भारत ने संविधान का अंगीकार किया और भारत प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। हमें स्वतंत्रता तो 1947 को मिल गई थी, लेकिन हमारे संविधान का निर्माण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और इस प्रकार हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में हमारा भारत आया था। भारतीय समाज विविधताओं से संपन्न है तथा इस समाज में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रारंभिक समय में भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करना था। इससे पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उस समय जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं को दूर करना स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली प्रायोरिटी थी। भारत के सामने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याएं थीं, जिसे उसे हल करना था। योजना आयोग का गठन करना और औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता देना, इन दो बातों को आर्थिक विकास को साध्य करने और देश की दरिद्रता की समस्या को दूर करने के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया। चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना तथा लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति हमारे विश्वास के कारण हमें राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ पर भारत का जो प्रधान होता है, देश का प्रधान होता है, वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। साथ ही उन अनगिनत सामाजिक सुधारों को प्रत्यक्ष में उतारने के प्रयास किए गए, जिन सुधारों में कमज़ोर समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समावेश था। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष बहुत सारी समस्याएं थीं, जिनका हल करना आवश्यक था। तो 1960 के दशक में भारत की क्या राजनीतिक परिस्थितियां थीं, अब हम पढ़ेंगे। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं वर्ष 1960 के दशक में घटित हुईं। पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोवा, दमन और दीव प्रदेश थे। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए तथा वे भारतीय संघ राज्य के अंग बने। तो सबसे बड़ी घटना क्या हुई थी?
पुर्तगालियों के आधिपत्य के गोवा, दमन और दीव का भारत में विलयीकरण हुआ था। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए तथा वे भारतीय संघ राज्य के अंग बने। देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 1950 से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। अंततः इस तनाव की परिणति दोनों देशों के बीच सीमा रेखा युद्ध में हुई। यह युद्ध मैकमोहन वर्ष 1962 रेखा के क्षेत्र में हुआ। तो दूसरी घटना कौन सी हुई थी? भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा के क्षेत्र में युद्ध हुआ था। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। वे भारत की विदेश नीति के शिल्पकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके द्वारा दिया गया योगदान बहुमूल्य है। वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का निधन हुआ। तो तीसरी घटना कौन सी हुई थी? 1960 के दशक में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का निधन हुआ था। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर पुनः एक बार युद्ध हुआ। दोनों देशों के बीच सोवियत रशिया ने मध्यस्थी बीच बचाव करने का प्रयास किया। ठीक है, फिर कौन सी घटना एक हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और इसी नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसान और जवान सैनिकों का महत्व रेखांकित किया। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ। तो 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी निधन हुआ और फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हुआ। वर्ष 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनकी निर्णय क्षमता प्रशंसनीय थी। उन्होंने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया तथा जागीरों का वेतन बंद किया। उनके इस निर्णय के दूरगामी परिणाम भी हुए। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंब किया। यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने का कारण बनी। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति सेना ने किया। पूर्व पाकिस्तान की उस समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी भारत में आ गए थे। तो इस प्रकार 1960 में ये सब घटनाएं हुई थी। अब आगे देखते हैं वर्ष 1970 का दशक कैसा था। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध की परिणति बांग्लादेश के स्वतंत्र होने में हुई। इस कार्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सक्षम नेतृत्व महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पहली जो घटना हुई थी 1970 की, वह क्या थी? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु हमारी नीति है। इस नीति के एक अंग के रूप में भारत ने वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि पोखरण में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। वर्ष 1975 में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघ राज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया और उसके अनुसार भारतीय संघ राज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो और कौन सी घटना हुई? सिक्किम का भारत में विलय हुआ। इस दशक में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हुई। वर्ष
1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों के दुरुपयोग किए जाने का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया। इसको विरोध जताने के लिए संपूर्ण देश में हड़तालें हुई। इस बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुए। फलस्वरूप परिस्थिति अधिकाधिक विकट और जटिल बन गई। देश में कानून और व्यवस्था चरमरा गई। परिणामतः सरकार ने संविधान में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति से संबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। तो एक और बड़ी घटना हुई थी 1970 के दशक में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि वर्ष 1975 से 1977 ये 2 साल तक रही। इसके पश्चात आम चुनाव संपन्न हुए। आपातकाल की पार्श्वभूमि में कई विरोधी दल इकट्ठे आए। उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। इस नई गठित जनता पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 1970 के काल में, परंतु उनके नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक नहीं चली। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकाल की रही। वर्ष 1980 में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आई। तो इस प्रकार 1960 और 1970 के दशक में क्या क्या घटनाएं हुई आपने इसके बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं 1980 का दशक। इस दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अनेक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने अत्यंत उग्र और भयानक स्वरूप धारण किया। वास्तव में इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लिए थे जिन्होंने खालिस्तान राज्य की मांग की थी। उन्हें निष्कासित करने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षा रक्षक दलों के रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। इस कालावधि में पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने में पहल की। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता देकर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के श्रीलंका के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया था, परंतु इस संदर्भ में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता नहीं मिली। रक्षा सामग्री को लेकर विशेष रूप से बोफोर्स कंपनी द्वारा दूर तक मार करने वाली तोपों की खरीदारी के मामले में हुए भ्रष्टाचार के कारण में राजीव गांधी की कड़ी आलोचना हुई थी। इस अवधि में हुए चुनावों में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना और इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। इसके बाद अलग अलग दल इकट्ठे हुए और जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति निर्धारित की। ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। यह उनका सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दल के अंतर्गत चलने वाले विवादों के कारण वे भी अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सके।
वर्ष 1990 में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकालिक रही। वर्ष 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिट्टे संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की। वर्ष 2004 में न्यायालय ने राजीव गांधी को बोफोर्स मामले में निर्दोष घोषित किया। 1980 के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। यह समस्या अधिकाधिक गंभीर बनती गई और अब इस समस्या ने आतंकवाद का स्वरूप धारण कर लिया। यहाँ चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधियों ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भाग जाने के लिए विवश किया। तो इस प्रकार से जो 1980 का दशक था, इस दशक में बहुत सारे प्रधानमंत्री बदले। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या इसी वर्ष हुई और भी बहुत सारी समस्याओं से भारत को जूझना पड़ा। वर्ष 1991 के बाद के परिवर्तन, इनमें क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी अच्छी बातें हुई, इसका अध्ययन हम अगले पीरियड में करेंगे।